हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है आज नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 11 है, ये टॉपिक नंबर 4 है, इसका भी पार्ट 1 है। आज इस पार्ट 1 में हम स्टडी करेंगे रस के बारे में। इससे पहले मैंने टॉपिक 3 जो पढ़ाया था तब आपको बताया था कि काव्य के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है रस, दूसरा होता है अलंकार, तीसरा होता है छंद। तो आज हम टॉपिक नंबर 4 में स्टडी करेंगे रस के बारे में, टॉपिक नंबर 5 में स्टडी करेंगे अलंकार के बारे में, और टॉपिक नंबर 6 में स्टडी करेंगे अपन छंद के बारे में। ठीक है, तो देखिए अभी टॉपिक नंबर 4 है, इसका नाम क्या है? रस। तो रस की परिभाषा वगैरह जानेंगे अभी बाद में। इससे पहले कुछ मैंने 5 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखे हुए हैं। इन 5 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आप याद कर लेना, क्योंकि ना ये बहुत इंपोर्टेंट है पेपर दृष्टि से। जब भी रस से क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी पूछेगा आपसे पेपर में तो इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिल ही जाता है। तो देखिए कौन सा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 8 होगा। यानी भरत मुनि हुआ करते थे पहले, तो उसके अनुसार कितने रस हैं? 8 रस हैं। ठीक है, 9वां रस कौन सा बना है? तो शांत रस बना है। 10वां कौन सा है? तो वात्सल रस है। बात आ जाती है यहाँ 11वें पे, 11वां रस कौन सा है? सर हमने 10 ही रस पढ़े हैं अभी तक। कोई दिक्कत नहीं है, 10 आपने पढ़े हैं क्योंकि आपके सिलेबस में भी 10 ही रस है। अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में 10 ही रस दिए गए हैं, 11 रस का वर्णन नहीं किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पढ़ना नहीं है, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। है ना, कौन सा रस 11 रस कौन सा है? तो भक्ति रस है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। रसों का राजा या फिर कह सकते हैं रसराज। रसराज कौन सा है? तो श्रृंगार रस। यानी रसों का राजा किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है। या रसराज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। ये क्लियर है, एक बार रिकेप कर देते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो 8। 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस। 10वां कौन सा है? तो वात्सल रस। 11वां रस कौन सा? आपको पढ़ना नहीं है, ये 10th 12th में आता ही नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है मैंने यहाँ पे। 11वां रस कौन सा है? तो भक्ति रस। ठीक है, और रसों का राजा किसे कहते हैं या फिर रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस। ये आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रस की परिभाषा के ऊपर। ये बहुत आसान होती है, सब बच्चों को लगभग लगभग, क्योंकि 8वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं अपन, तो ना ये लगभग याद ही रहती है। पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। किसी भी काव्य को पढ़ें, सुने अथवा देखें, यानी किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने पर हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये परिभाषा तो बहुत आसान है याद करना, लेकिन समझने वाली बात क्या है इसमें? एक तो काव्य क्या होता है और एक जो आनंद हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है। ठीक है, और इस आनंद का नाम रस कैसे पड़ा? तो देखिए इतना समझने वाली चीज है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लिया जाए कि ना आप रामायण देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, कोई भी एक काम आप कर रहे हैं, तो ना आपको कहीं ना कहीं आनंद आता है। जब भी आप रामायण देखते हैं तो आपको क्या आता है? आनंद आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो आपने रामायण देखा, तो जो रामायण है उसमें, उस रामायण को बोलते हैं काव्य। क्या बोलते हैं? काव्य बोलते हैं। अब आपने रामायण को देखा, पढ़ा, सुना, कुछ भी किया, तो आपको कहीं ना कहीं आनंद आया। इस आनंद का नाम ही क्या है? रस है। यानी जब भी मैं रामायण देखूंगा तो मुझे देखते देखते क्या आ गया? बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो इस आनंद का नाम क्या है? रस है। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए। रामायण जो है उसको हम पढ़े, सुने, कुछ भी करें, देखें, तो जो हमें रामायण क्या हुआ? काव्य हुआ। अब इस काव्य से जो हमें आनंद आ रहा है, या अपनी भाषा में कहते हैं मजा आ रहा है, तो जो मजा आया ना, आनंद आया, इस आनंद का नाम ही तो है रस। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो काव्य क्या है? जिसको हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो काव्य है। ठीक है, और जो आनंद आ रहा है, इस आनंद को क्या कह रहे हैं? रस कह रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक और तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो तुम नाटक देख रहे हैं, तो नाटक आपके लिए क्या हो गया? आप देख रहे हैं ना नाटक को, तो नाटक आपके लिए हो गया काव्य। ठीक है, अब जो काव्य यानी कि जो नाटक है, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें आनंद मिला, तो इस आनंद का नाम क्या हो गया? रस हो गया। और अच्छी भाषा में आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए कैसे, मान लो कि पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, पड़ोसी घर में लड़ाई हो रही है, तो जैसे ही हम उनकी आवाज सुनते हैं बड़ा मजा आता है ना? लड़ाई हो रही है, अच्छी बात है, खुशी होती है कहीं ना कहीं लोगों को, है ना? गांव गांव क्षेत्रों में तो सब बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ना जब पड़ोसी लड़ाई होती है तो ना हमें खुशी मिलती है अंदर ही अंदर, बढ़िया एरिया, बढ़िया कट रही है इनकी, है ना? तो देखिए जो पड़ोसी घर की लड़ाई है, पड़ोसी के घर की लड़ाई है, पड़ोसी के घर की लड़ाई, तो ये आपके लिए क्या है?
ये है बेटा आपके लिए काव्य। समझ गए ना? क्योंकि आपको इस लड़ाई को सुनने पर, देखने पर, या फिर कोई भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ना आप जो आपको मजा आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है या फिर मजा आ रहा है, तो इस मजा का या इस आनंद का नाम क्या है, रस है। आपने जैसे ही सुना उनकी आवाज को, आपने जैसे ही जाकर के देखा, बड़ा मजा, मन ही मन में, ऊपर मानी बात से कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लड़का अकेले रहे हो, लेकिन अंदर अंदर क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। तो इस मजा का नाम क्या है, रस। समझ में आ गई बात, आ गई कि नहीं? तो काव्य क्या होता है, वो चीज जिसको आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हो, है ना, और फिर उस चीज से जो आपको आनंद मिल रहा है, मजा मिल रहा है, उस मजा का या उस आनंद का नाम क्या होता है, रस होता है। आई होप कि समझ में आपकी में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन शुरू करेंगे। देखिए, ये तो अपने पढ़ लिया परिभाषा। अब पढ़ेंगे रस के अंगों के बारे में, या कह सकते हैं उनके अवयव, रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टडी करेंगे अपन रस की निष्पत्ति, या कह सकते हैं उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद स्टडी करेंगे रस के भेद, या कह सकते हैं प्रकार। अंग क्या होते हैं और भेद क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर बता देता हूं मैं। मान लो कि मैं अपनी बात कर लूं, तो मेरे हाथ, मेरे चेस्ट दिख रहा है आपको, चेहरा दिख रहा है, ये सब मेरे क्या है, अंग है। ठीक है, और मेरे जैसे भी बगल में कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो व्यक्ति मेरा क्या है, प्रकार है। समझ गए मेरी बात? अंग का मतलब होता है जिससे वो चीज बनी होती है, और प्रकार जिस प्रकार की कोई और चीज होती है। समझ गए? दूसरी चीज, मेरे जैसे कोई इंसान खड़ा है बगल में, तो वो मेरा प्रकार कहलाएगा, और जो मेरे हाथ पैर है वो मेरे अंग कहलाएंगे। तो देखिए, रस के जो अंग होते हैं, या कह सकते हैं अवयव होते हैं, वो 4 होते हैं। रस के जो भेद, या फिर कह सकते हैं प्रकार होते हैं, वो बेटा अब 11 हो गए हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज का। लेकिन आपको, आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, इसीलिए आपको 10 की स्टडी करनी है, 11वां आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रस के अंग या फिर अवयव। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हैं रस के अंग। मैंने बताया भी आपको कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन से हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और एक होता है संचारी भाव। ठीक है, इन चारों से मिलकर के ही क्या बनता है, रस बनता है। अनुभाव, विभाव और स्थायी भाव, ये 3 हो गए। एक अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे संचारी भाव को, इसके बाद में। तो ना वो चारों से मिलकर के क्या बनता है, रस बनता है। इसीलिए इन चारों को अपन क्या कहते हैं, रस के अंग कहते हैं। ठीक है, अब पहला वाला स्थायी भाव देख लेते हैं, इसका पहला वाला अंग देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, एक भाव है, क्या है, भाव, जो भावना है, वो भाव है। ये भाव हमारे हृदय में क्या होते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये सोई हुई अवस्था में रहते हैं, समय आने पर जागृत हो जाते हैं। आप इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे हमारी जुबान में क्या होता है बेटा, कई सारे स्वाद पहले से मौजूद होते हैं। कई सारे स्वाद पहले से मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं, मान लो कि आपके सामने 2 गिलास लाए गए, एक गिलास में चाय है और एक गिलास में दूध है। ठीक है, तो अब आपको आंखें बंद कर दी जाए, आपको बताया नहीं जाएगा इन दोनों में क्या क्या है, और आपको पहले कोई सा भी गिलास पिला दिया जाए, तो आपकी जो जुबान है, जीभ है, वो आपको उसका स्वाद लेते ही बता देगी कि दूध पी लिया मैंने। और दूसरा वाला पिलाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा चाय मैंने पी ली। तीसरा मान लो कोई पानी भर के ले आया, उसने पिला दिया, तो हम समझ जाएंगे, चाहे भले कोई सा भी आगे पीछे करके पिलाए, लेकिन हमारी जुबान पर जैसे ही वो आइटम पहुंचेगा, हम तुरंत समझ जाएंगे कि नहीं पानी है कि चाय है कि ना दूध है। इस प्रकार से ये कैसे मालूम किया, क्योंकि हमारी जुबान में, जीभ में, बचपन से हम बड़े होते आ रहे हैं ना, साथ साथ में हमने सभी चीजों का स्वाद लिया है। तो जो हमारी जीभ की एक अच्छी आदत ये है ना, अच्छी क्वालिटी मानो आप इसकी, कि जब भी इस पे कोई चीज एक बार पड़ जाती है ना, तो उसका स्वाद ना हमेशा के लिए परमानेंट रख लेती है ये। तो फिर जब उस चीज को दोबारा हम खाते हैं ना, पीते हैं, तो बेटा वो जीभ तुरंत बता देती है कि ये तो आइटम मैंने तब खाया था, ये वो वाला आइटम है। तुरंत उसका नाम ब्रेन में फील्ड हो जाता है, और वो स्वाद जो है जुबान में फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही हमारे हृदय में ना ये सारे स्थायी भाव जो होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, कैसे, मान लो छोटा बच्चा है, अब मुझे बताना, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को तो हंसना नहीं आता, आप उससे कहो हंस जा, वो हंसेगा नहीं, हंसेगा। जो बिल्कुल पालना में खेल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उसको हंसाएंगे नहीं हंसेगा, जानते ही नहीं हंसना क्या होता है। अच्छा, वो गुस्सा होना जानता है, नहीं जानता। क्या वो दुखी होना जानता है, नहीं जानता। ऐसे ही जो भयभीत होना जानता है, भय होता है उसके मन में, नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके मन में भय, क्रोध, दुख, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उत्साह, जोश आ जाना, ये सब उसके मन में, उसके हृदय में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जब वो एक ऐसी अवस्था पहुंच जाता है, मान लो 15-20 साल का हो गया, 10-15 साल का हो गया वो, मान लो, तो उसको डर क्या होता है जानने लगेगा उसका हृदय,
है ना। क्रोध क्या होता है, दुख क्या होता है, उत्साह क्या होता है, इन सारी चीजों को जानने लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो स्थायी भाव है वो सब हमारे हृदय में पहले से क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। वे भाव जो हमारे हृदय में क्या होते हैं, पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ये सोई हुई अवस्था में रहते हैं, मतलब सोते रहते हैं, हर बार हर समय एक्टिव नहीं रहते, है ना। एक्टिव कब होते हैं, समय आने पर ये एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। समझ में बात आ गई। देखिए, स्थायी भाव कहलाते हैं। एक रस का एक स्थायी भाव होता है। मैंने अभी आपको बताया रस संख्या कितनी 10 होती है, 10 रस है अभी आपके सिलेबस में 10th और 12th में 10 रस है, तो स्थायी भाव भी कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि एक रस का क्या होता है, एक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, 10 होगी। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि ना मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पैदा होते कैसे हैं। देखिए ध्यान से, मान लो कि आप एक जंगल में गए, बिल्कुल सुनसान जंगल है, इसमें न बिल्कुल भी कोई आपके सहारे के लिए, और आपको दिख जाए कोई शेर। ठीक है, आप जंगल में गए, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है ना, सुनसान जंगल है, और उसमें आपको शेर दिख गया। शेर दिख गया तो आप उससे क्या हो गए, डर गए, भयभीत हो गए, शेर दिख गया। तो भैया, इस शेर दिखने के बाद जो आपके मन में जो भाव पैदा हुआ, जो स्थायी भाव, वो भय पैदा हुआ ना, वो भय क्या अभी एकदम पैदा हो गया, नहीं हुआ। ये भय पहले से था, ये भय क्या था, पहले से था। बस अब क्या हुआ, अब उस शेर को देख करके, उस घने जंगल को देख करके, अब हमारे मन में जो भय नाम का स्थायी भाव पहले से था ना, वो अब जागृत हो गया। तो ये तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ सोई हुई अवस्था में रहते हैं, और बस जैसे समय आता है तो वो क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। जैसे हमने शेर को देखा, जंगल को देखा, घना जंगल है, बिल्कुल रात का टाइम है, अंधेरा है, तो ना वो क्या हो गया, वो जो भय नाम का स्थायी भाव पहले से था, वो क्या हो गया, जागृत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया आपको, भय। भय क्या है, आप जंगल गए, ठीक है, जंगल में गए, जंगल में जाकर के आपने शेर को देखा, और आपके मन में क्या हो गया, भय पैदा हो गया। अब समझने वाली बात है, विभाव क्या होता है, इसको समझिए। तो देखिए, स्थायी भावों को जगाने वाले कारण, इसको नोट करना बात, स्थायी भावों को जगाने वाले कारण क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। ठीक है, स्थायी भाव क्या है, ये भय हो गया, ऐसे क्रोध होता है, दुख होता है, ये सारी चीज क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, पहले से होते हैं, बस समय आने में जग जाते हैं। ठीक है, अब इनको जगाता कौन है, ठीक है ना, जगाने वाले जो कारण होते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, वो क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। अभी आपके मन में जो भय पैदा हुआ था, तो भय तो हो गया आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव हो गया। अब ये भय किन कारणों की वजह से आया आपके मन में, तो ये आया था, मान लो शेर की वजह से आया था ना, और काय की वजह से आया, घने जंगल की वजह से, अंधेरे घने जंगल की वजह से, घने जंगल जंगल की वजह से, दो चीजों से आया था। तो ये दो कारण हुए इसके, इस भय के उत्पन्न होने के कितने कारण हुए, दो कारण हुए। इन दोनों कारणों को अपन कहेंगे बेटा विभाव। क्या कहेंगे, विभाव। समझ में आ गया कि नहीं आया इतना, इसे अपन क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। तो देखिए, ये तो लिखा है यहाँ पे, स्थायी भावों को जगाने वाले कारण, दो कारण है इसके, इनको क्या कहते हैं, विभाव कहलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भय जागृत होना, तो ये भय क्या है, भय एक स्थायी भाव है, और जो सुनसान अंधेरा जंगल है, ये क्या है, ये एक कारण हुआ, और शेर क्या है, शेर भी एक कारण हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब इसके दो टाइप हैं, पहला टाइप होता है आलम्बन, दूसरा टाइप होता है उद्दीपन। आलम्बन क्या है, ये भी तो एक कारण होगा ना, क्योंकि ये विभाव क्या होता है, कारण होता है। अब कारण का ये भैया भाग है, आलम्बन और उद्दीपन, तो ये दोनों ही कारण है। समझ गए मेरी बात। अब दोनों कारणों में क्या अंतर है, तो देखिए, जो मुख्य कारण है ना, मुख्य कारण, जैसे कि मेन कारण क्या है, जंगल मेन कारण नहीं है, मेन कारण है शेर। ठीक है, तो शेर जो है ना, वो विभाव तो दोनों है, विभाव तो ये दोनों है। अब विभाव का ये कौन सा वाला हिस्सा है, कौन सा वाला है, आलंबन है कि उद्दीपन है। तो याद रखना, मेन कारण क्या है, तो आलंबन है। मेन कारण जो होता है वो क्या होता है, आलंबन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। अब बात करते हैं घने जंगल की। तो देखिए, पहले इसकी बात थोड़ी पढ़ लेते परिभाषा को। जिसके कारण से आश्रय, आश्रय कौन, वो इंसान जिसके मन में ये भय पैदा हुआ है। ठीक है, तो जिसके कारण से आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ठीक है,
आश्रय कौन है? जो व्यक्ति है वो, ठीक है। स्थायी भाव कौन सा है? तो भय, भय नाम का स्थायी भाव उस व्यक्ति को जागृत हो गया था, ठीक है। जैसे शेर एक क्या है? आलंबन है। तो देखिए ध्यान से, मेन क्या है कारण है इसका? भय जागृत होने का। तो शेर है, तो शेर क्या कहलाएगा? आलंबन कहलाएगा। अब देखिए, यदि यही शेर हमें दिन में मिल जाता, जब दिन में मिल जाएगा ना, तो आपको इतना भय नहीं लगेगा जितना कि रात में लग रहा है। तो देखिए, जो भय तो हमें लग ही रहा था इस शेर की वजह से, लेकिन भय को भी और ज्यादा तेज कर दिया, तीव्र कर दिया। तो तीव्र किसने कर दिया? इस घने जंगल ने कर दिया, ठीक है। तो ये घना जंगल क्या कहलाएगा बेटा? ये घना जंगल कहलाएगा हमारे लिए, है ना, उद्दीपन। उद्दीपन यानी कि फिर से समझिए, जो स्थायी भाव होते हैं वो तो हमारे हृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं। अब जगाता कौन है इनको? तो कारण, उस कारण को कहते हैं विभाव। अब विभाव में भी कौन सा कारण? तो जो मेन कारण होगा, शेर की वजह से हम डर रहे हैं ना, तो शेर क्या हुआ? हमारा आलंबन हुआ। अब शेर की वजह डर तो रहे हैं, लेकिन और ज्यादा काय की वजह से डरने लगे? शेर तो हमें डरा ही रहा है, और ज्यादा तेज काय की वजह डरने लगे हम, तो और डरने लगे हम उद्दीपन की वजह से, यानी कि सुनसान अंधेरे जंगल की वजह से। समझ गए? इस सुनसान अंधेरे जंगल की वजह से और ज्यादा डर पैदा हो गया। अगर यही दिन में होता केस तो अपन इतना नहीं डरते, ठीक है, कोई ना कोई उपाय निकाल लेते, लेकिन अभी रात है, कहाँ जाए, कैसे जाए, तो इस चक्कर में सुनसान अंधेरा जंगल जो है वो एक उद्दीपन है। तो कुल मिला के समझ में आ गया, यानी कि भय तो हमारे मन में पहले से था, बस हमने शेर को देखा तो शेर की वजह से अलग डर लगने लगा, तो शेर हो गया कारण। और कारण कौन सा है? ये आलंबन वाला कारण, ठीक है। और आलंबन वाला कारण, और जिसकी वजह से वो तेज हुआ तो घने जंगल की वजह से तेज हुआ, तो घना जंगल क्या हो गया हमारे लिए? उद्दीपन। ये दोनों ही कारण है, ये भी इसकी वजह डर लग रहा है और इसकी वजह से भी डर लग रहा है, इसीलिए दोनों क्या हुए? विभाव हुए। तो विभाव का मतलब क्या है? वो कारण। समझ गए? अब देखिए अनुभाव क्या होता है। तो स्थायी भाव की जागृत या तीव्र होने पर, चाहे तो जागृत हो जाए, जागृत हो गया, ठीक है, या फिर तीव्र हो गया, तेज हो गया, होने पर आश्रय की शारीरिक क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब मान लो आपके मन में जो भय पैदा हो गया था, इस भय से क्या हुआ? इस भय से हाथ पैर कांपने लगे, है ना, एकदम बेहोश हो गिर पड़े कहीं, मान लो भागने चले गए, एकदम भगे, तो भगना, है ना, कांपना, बेहोश हो गिर जाना, ये सब क्या है? क्रिया है ना शरीर की। तो देखिए, शारीरिक क्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। स्थायी भाव के जागृत होने पर या तीव्र होने पर, समझ गए, आश्रय की जो शरीर की क्रिया करने लगता है, वह आश्रय जैसे भय पैदा हुआ, शरीर उसका क्रिया करने लगेगा, इन क्रियाओं कहते हैं अपन अनुभाव, ठीक है। जैसे कांपना, भागना, बेहोश होना आदि, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। मैं एक बार देखिए फिर से कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। स्थायी भाव क्या होते हैं? हमारे मन में पहले से बने रहते हैं, बस समय आने पर जग जाते हैं। जैसे कि हम जंगल में गए, जंगल में जाके हमने शेर को देखा, अंधेरा था जंगल में, है ना, तो शेर को देखा तो हमारे मन में भय पैदा हो गया। तो भय क्या है? हमारा स्थायी भाव है। अब जो भय पैदा हुआ है तो किन कारणों की वजह से हुआ है? शेर की वजह से और जंगल की वजह से। तो शेर और जंगल दोनों क्या हुए? विभाव हुए। अब विभाव में भी शेर क्या हुआ? आलंबन हुआ, और जो जंगल है घना वाला वो क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। समझ गए? अब इसको देख के भय पैदा तो हो गया, अब हमारे हाथ पैर कांपने लगे बहुत बुरी तरीके से, हम भागने चले गए, एकदम भग गए यहाँ से, या फिर बेहोश से गिर पड़े। ये जो क्रिया है हमारे शरीर ने की, ये क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुभाव बोलते हैं। आई होप कि समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, इसका एक अंग रह गया है। इसके अंगों में 1 2 3 तो अपन डिस्कस कर लिए, इनके पार्ट्स भी कर लिए। याद रखना, इनकी संख्या 10 मानी जाती है, इनकी संख्या 2 है, ठीक है, और इनकी संख्या 5 मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी ओटी के रूप में, इसीलिए। अब अपन अग्रसर करेंगे नेक्स्ट, इसका लास्ट रह गया है, वो बोलते हैं संचारी भाव किसे कहते हैं। संचारी भाव की स्टडी करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक 4th नंबर का संचारी भाव। इससे पहले के 3 अपन ने पढ़ लिए। देखिए संचारी भाव क्या होता है? वे भाव जो हमारे हृदय में अल्प समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, संचारी भाव कहलाते हैं। कैसे? आपने देखे होंगे, पानी जब मान लो कोई सरफ वगैरह, आपने पानी यूज किया होगा सरफ वगैरह का किसी टब वगैरह में, तो उसमें ना कहीं बुलबुले उठते हैं पानी के। अब वो तुरंत उठते हैं और तुरंत ही चले जाते हैं। तो ये वाले भाव जो होते हैं संचारी भाव, वो पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। समझाता हूँ कैसे। मान लिया जाए कि आप में टीचर ने मार लगाई आज, तो मन तो बराबर हुआ कि ना हम भी लगा दें, इसमें 2 4 ज्यादा ही कुछ मारता है, बेकार वाला है ना,
चलिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको गुस्सा आता है और आपको ऐसा लगता है कि ना बिना गलती के हमें मारा है, लेकिन बिना गलती के कभी टीचर मारता नहीं है। वो हमेशा आपकी गलती, आपके सुधार के लिए ही आपको पीट रहा है। तो बुरा मत माना करो उस चीज का, है ना, समझ जाया करो कि अब टीचर की मार पे ध्यान क्यों देते हो, अपने आप पे ध्यान दो ना कि हमारी गलती क्या है। टीचर की मार पे ध्यान देने की अपेक्षा आप अपनी गलती पे जब ध्यान देंगे ना कि हमने मार पीटी तो पीटी क्यों, समझ गए मेरी बात, तो आप हमेशा एक अच्छा इंसान बन जाओगे। ध्यान रखना इस चीज का। टीचर कौन से आपके जीवन में साथ देने वाले हैं, कौन से आपके साथ जीवन में आपको पीटने वाले हैं, वो तो आपके सुधार के लिए ये सारे काम करते हैं। बाद में उन्हें क्या मतलब आपको पीटने से, ठीक है। ऐसे ही आपके जब माता पिता आपको डांटते हैं, पीटते हैं, तो उनके प्रति भी आपके मन में भाव पैदा हो जाता है कि ना, गुस्सा हो जाते हो आप उनसे, खाना नहीं खाते हो कि 2 दिन तक। तो ये जो भाव आपके मन में उनके पीटने पर, उनके डांटने पर पैदा होते हैं, और तुरंत जब देखते हैं नेक्स्ट डे आया, रात हो गई, सो गए, फिर दूसरे दिन जाके जगते हैं, तब समझ में आता है कोई बात नहीं यार, हम तो ऐसी गुस्सा हो रहे थे बेफालतू में। तो आपको खुद पश्चाताप हो जाता है इस चीज का, और नेक्स्ट डे आप वही काम फिर से करने लगते हैं जो रोजाना कर रहे थे, ठीक है। तो एक पल के लिए जब उन्होंने डांटा, पीटा, आपको मारा, तो आप आपके मन में एक भाव पैदा हुआ। जब रात हुई, सुबह हो गई, तो भाव क्या हो गया, चला गया। तो इस प्रकार के भाव जो एक पल के लिए तो आए और तुरंत एक पल बाद ही क्या हो गए, चले गए, तो इस प्रकार के भावों को कहते हैं अपन संचारी भाव। आई होप समझ में आ गया होगा। इनकी संख्या जो है 33 मानी जाती है, ठीक है। पहले वाले संख्या कितनी थी, 10 थी। दूसरे वाले जो विभाव की संख्या 2 थी, और लास्ट वाला था अनुभाव, इनकी संख्या कितनी थी, 5 थी, और इनकी संख्या कितनी है, 33 मानी जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की ओर अग्रसर करते हैं। रस की निष्पत्ति या कहते हैं उत्पत्ति क्या होती है, तो थोड़ा समझिए क्या होता है ये। रस कैसे बना, मैंने बताया था रस जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज क्या है, स्थायी भाव, दूसरी क्या है, विभाव, तीसरी क्या है, अनुभाव, और चौथी क्या है, संचारी भाव। तो बस इन चारों को मिला देना है, रस की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। जहां पर परिभाषा देख लीजिए, यानी कि जब हमारे हृदय में, इसकी परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसान है। देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रस की उत्पत्ति या फिर कह सकता है रस की निष्पत्ति कैसे हुई, तो आपको आंसर क्या देना है। तो देखो, जब हमारे हृदय में तो होती सारी क्रियाएं जी, जब हमारे हृदय में स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, तब काय की उत्पत्ति होती है बेटा, रस की उत्पत्ति होती है। समझिए इसको, 4 अंग है हमारे। पहला क्या है, स्थायी भाव, स्थायी भाव है। इस स्थायी भाव से मिल गया कौन कौन आकर के, एक तो विभाव मिल गया, एक अभी पढ़ाया था अनुभाव मिल गया, और एक मिल गया कौन सा, संचारी भाव। तो जैसे ही संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, ये तीनों जाकर के मिल गए किससे, ये तीनों जाकर के मिल गए स्थायी भाव से, ठीक है। तो स्थायी भाव का मिलन हो गया विभाव से, अनुभाव से, संचारी भाव से, तो फिर ये जो बन गया ना, इसको कहेंगे अपन क्या, रस। कोई दिक्कत, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब हमारे हृदय में स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से भी। वो क्या है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। तो देखिए इसको शुरू करते हैं, स्थायी भाव संचारी भाव में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ रहे हैं अपन स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो देखिए क्या है, स्थायी भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, मैंने बताया अभी आपको, हमेशा क्या रहते हैं, पहले से विद्यमान रहते हैं, और इनकी उत्पत्ति जो है अल्प समय के लिए होती है, यानी एक पल के लिए आएंगे और एक पल में ही चले जाएंगे, ठीक है। एक रस का एक स्थायी भाव होता है। अगर स्थायी भाव पूछा जाए रस का, तो एक रस का एक ही स्थायी भाव होगा। लेकिन यदि एक रस का आपसे संचारी भाव पूछा जाए कि एक रस में कितने संचारी भाव हो सकते हैं, तो अनेक संचारी भाव हो सकते हैं। और स्थायी भाव पूछता है तो एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। यह रस का क्या है, आवश्यक अंग है, यानी इसके बिना रस कुछ नहीं है। और देखिए यह रस का क्या है, सहायक अंग है। तो ये कैसा अंग है, आवश्यक अंग है, और ये कैसा है, सहायक अंग है। इनकी संख्या 10 होती है और इनकी संख्या 33 होती है। इसको आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, चाहे आप 10th के छात्र हो चाहे आप 12th के छात्र हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके साथ ही आज मैं इतना ही कराऊंगा बस आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे रस के भेद या फिर प्रकार, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ना, आप मेरा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
इससे क्या है कि आपको साथ ही साथ सभी टॉपिकों के नोट्स मिलते जाएंगे और आपको कोई असुविधा नहीं आएगी, ठीक है। बाद बाकी मैंने नंबर तो नहीं लिखा यहाँ पे, बाद बाकी मेरे पहले की वीडियो नंबर भी लिखा है मेरा, आप उस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।